हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है। अपने घर पे रहिएगा, घर पे तैयारी कीजिएगा आप लोग आराम से। और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, जितना पॉसिबल हो उतना ही शेयर कीजिएगा। ठीक है। आप लोग का यूपी में फिर से और भी ज़्यादा लॉकडाउन लग चुका है, क्योंकि यूपी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसकी वजह से ही ये लॉकडाउन आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जनता ऐसी है कि फिर भी लॉकडाउन में घर पे नहीं बैठती है। तो इसलिए जितना पॉसिबल हो, जहाँ तक भी ये वीडियो आप लोग जो भी सुन रहे हैं, वो कम से कम अपने घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। अपने घर वालों को इतना बताइए कि जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है तब तक अपने घर पे रह सकते हैं। जितनी आपकी पॉसिबल हो उतनी घर पे चीज़ें रख लीजिएगा। ठीक है। और आराम से रहिएगा, पढ़िएगा अपने आराम से, जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। मई जून में तो कोई भी एग्ज़ाम होने की कोई भी संभावना नहीं है। जून के आसपास ही आप लोगों को कोई डेट मिलेगी किसका कब होना है। आप लोगों का जूनियर का भी अभी कोई नहीं है। ये मई में होने वाला था, लेकिन अभी कोई भी संभावना इसकी नहीं है, ना ही कोई डेट आई है अभी। ठीक है। और आप लोगों का जो यूपी टेट वाला आने वाला था यहाँ पे नोटिफिकेशन मई में, उसकी भी अभी कोई संभावना नहीं है कि उसका कोई नोटिफिकेशन आएगा या फिर फॉर्म भरने की कोई भी तारीख आएगी। अभी आएगी तो आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में एक साथ पूरी बता दी जाएगी, कब से फॉर्म आएंगी, कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब नहीं होगा। ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कल हमने आप लोगों को जो हमारी हिस्ट्री वाला जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे हमने कल आपको 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी उसके कारण क्या थे, उसमें बहुत सारे कारण माने जाते हैं। कोई स्पेशल एक कारण नहीं माना जाता कि सिर्फ राजनीतिक कारण था। प्रशासनिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, सामाजिक कारण थे। बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनकी वजह से ये हुआ। और किसने कहाँ कहाँ कि पे कौन कौन से नेता थे, किसने कहाँ पे नेतृत्व किया। इसके पहले भी यहाँ पे जैसे लक्ष्मीबाई थी, झांसी की थी, ये डॉक्टर नवाब जो यहाँ पे आपके डलहौजी थे, उनकी वजह से भी बहुत सारे ऐसे थे जिन्हें यहाँ पे जिनके यहाँ पे संतान नहीं थी, यहाँ पे दत्तक पुत्र को नहीं ले सकते थे। इसकी वजह से भी यहाँ पे जो क्षेत्र थे उनको हड़प लिया गया था। ठीक है। इसलिए बहुत सारे क्षेत्र इसकी वजह से भी यहाँ पे आए थे। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इसकी असफलता का कारण क्या था, ये असफल क्यों हुई। ठीक है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि जो 1857 ईस्वी की क्रांति थी, उसमें जो आपकी ब्रिटिश थी वो क्या थी, वो श्रेष्ठ थी। और जो भारतीय थे उनमें क्या थी, उनमें कमजोरियां निहित थी। बहुत से क्षेत्र ऐसे थे जो बहुत सीमित थे, जो लड़ाई में नहीं आ पाए। और बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र जो काफ़ी पावरफुल थे, शक्तिशाली थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसकी वजह से भी ये चीज़ें असफल रही। दूसरा क्या था, दूसरा जब यहाँ पे क्या हुआ कि पूरे शक्ति में किसकी सर्वोच्च सत्ता थी, ब्रिटिश की साम्राज्य की। यहाँ पे पूरे दुनिया में ही ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा था। और जो ब्रिटिश साम्राज्य था वे अपने शक्ति के बल पर न होकर बल्कि भारत में बल्कि पूरे विश्व पे अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। वो ये नहीं सोच रहे थे कि हमें भारत पर ही नियंत्रण करना है, बल्कि वो चाहते थे कि हम पूरे उस पर पूरे विश्व पर अपना कंट्रोल कर सके। और इसीलिए ये क्या था, जो शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर उन्हें पराजित करना इतना आसान नहीं था जितना आप लोग सोच रहे होंगे कि 1857 की क्रांति में ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था। ऐसा नहीं था, क्योंकि भारत सिर्फ उनके लिए एक छोटा सा क्षेत्र था जिसे वो जीतना चाहते थे। और भी ऐसे थे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए जिसे वो चाहते थे कि हम उन पर कंट्रोल कर सकें, विश्व को जीत सकें। और इसलिए भारत भी उसमें से एक हिस्सा था, उसे भी कंट्रोल किया था। इसलिए जो ब्रिटिश शासन की सत्ता थी वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ थी, पावरफुल थी, वे शक्तिशाली थी। और भारत की जो यहाँ पे थी वो थोड़ी कमज़ोर थी उनकी अपेक्षा, जिसकी वजह से भी एक कारण ये भी माना जाता है। ठीक है। और दूसरा कारण माना जाता है आर्थिक संसाधन। ब्रिटिश के पास जो आर्थिक संसाधन वे पूर्ण थे, लेकिन भारतीयों के पास जो यहाँ पे आर्थिक संसाधन थी उनकी बहुत बड़ी कमी मानी गई। यहाँ पे तो ऐसा भी मिलेंगे छोटे छोटे युद्ध। ठीक है।
यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे भी युद्ध भी हुए थे जहाँ पे भूखमरी भी फैल गई थी। यहाँ पे सैनिकों को भोजन नहीं मिला था अपार, जिसकी वजह से आधे तो सैनिक ऐसे ही मर गए थे युद्ध में लड़ते लड़ते, और कुछ ऐसे मर गए थे जो भूख नहीं थी, यानी कि जिन्हें भोजन नहीं मिला खाने के लिए, वो ऐसे ही मर गए, जिसकी वजह से भी यहाँ पे युद्ध हारे गए। उसकी वजह से सबसे पहला ये जो पॉइंट था आपका आर्थिक संसाधन, इसमें क्या थे, अंग्रेज जो ब्रिटिश साम्राज्य थे वो पूर्ण थे, साथ में उनके साथ आर्थिक संसाधन भी थे। कुछ ऐसे सेनापति भी थे जो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ थे, जिनके सामने भारत के जितने सेनापति थे और संपत्ति थी, सैन्य संपत्ति थी, वो क्या थी, निरुत्साहित हो चुकी थी, क्योंकि उनके पास इतने बड़े बड़े कौन थे, सेनापति थे। जैसे आपने नाम सुना होगा सैमसन, दूसरा है आपका हडसन, फिर है आउटरम। ये एक ऐसे ऐसे सेनापति थे जिनकी सोच इतनी बड़ी बड़ी थी, और ये लोग कार्य और इनकी जो नीतियाँ थी करने की, वो बहुत ज़्यादा टफ थी, यानी कि इस तरीके से कार्य करते थे कि वो लोग कभी हारते नहीं थे। और किसी भी सेना के लिए उसका सेनापति का होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी एक कारण था कि हमारी जो भारतीय थी 1897 की क्रांति में जितनी भी सेना थी, वो कुछ सेना ऐसी थी जिनके पास कोई सेनापति ही नहीं थे, और जिनके पास सेनापति थे वो योग्य नहीं थे। इसलिए बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी थे जिनके सेनापति ही नहीं थे, बिना सेनापति के सेना लड़ रही थी। ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे डलहौजी चल रहा था, दूसरा कारण माना गया संसाधन के साथ साथ दूसरा कारण था यातायात और संचार के साधन। ये क्यों इम्पोर्टेंट हुआ? ये इम्पोर्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि डलहौजी का जिस टाइम पे काल चल रहा था, उसने यहाँ पे यातायात के लिए ट्रेन चलवाई, संसाधन यानी कि संचार के लिए एक जगह से दूसरे स्थान पे ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन करने के लिए संचार की नीति भी अपनाई, डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था, ये सारी चीज़ें डलहौजी ने करी। अब इन दोनों का ही फ़ायदा किसने लिया? अंग्रेज़ों को मिला। उन्हें क्या हुआ, इस विद्रोह को दबाने के लिए यातायात संचार दोनों का इन्होंने पूरा लाभ लिया, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इससे पहले जो ट्रेन चलाई वो यातायात के लिए थी, डाक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें चलाई। इसमें क्या हुआ कि जो रेलवे का विकास हुआ था, उसमें जो सैनिक थे वो बहुत जल्दी एक दूसरे की जगह चले जाते थे और बहुत जल्दी एक दूसरे की मदद कर लेते थे। नहीं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे काफ़ी समय लगता था, लेकिन ट्रेन के माध्यम से सैनिक, जो ट्रेन चलाई थी डलहौजी के काल में, उसकी वजह से ही सैनिक एक दूसरे जगह पर आने के लिए बहुत आसानी से यानी कम समय में चले जाते थे, अदरवाइज़ नहीं तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। इसलिए उन्होंने इस संचार यानी कि यातायात के साधनों का पूरा लाभ उठाया। उसके साथ जो आपकी डाक व्यवस्था थी, तार व्यवस्था थी, जो कि डलहौजी के काल में बनी, इसमें क्या हुआ, एक दूसरे से संपर्क जल्दी जल्दी होते चले गए, जिसकी वजह से ये भी पता चलता रहा कि हाँ अब यहाँ पे क्रांति होने वाली है, यहाँ पे उसका नेतृत्व है। इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी टाइम से पहले हो गई, इसमें कहाँ हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, ये सारी की सारी जितनी इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए थी वो सारी उन्हें समय से पहले मिलती चली गई। ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये असफलता का कारण माना जाता है। उसके बाद यहाँ एक और असफलता का कारण ये भी था कि जो यहाँ पे ब्रिटिश थी वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ कही जाती थी, कमजोरी के कारण, उन अपनी कमजोरियों के कारण वो असफल रहा था। क्यों? क्योंकि जो भारतीय थे और ब्रिटिश शासन थे, उन दोनों को कार्य करने के लिए और लड़ने के लिए जिस तरीके से तकनीकी या फिर जिस तरीके से रूल्स उन लोगों ने किए, उसकी वजह से भी भारतीयों के जो रूल्स थे, नियम थे आगे चलने के, क्या हमें करना चाहिए, इनमें भी काफ़ी कमजोरी देखी गई थी। ठीक है। अब उसके बाद कुछ ऐसे भी थे जैसे परंपरागत कारण भी माने जाते हैं कि जो भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, उसके कुछ परंपरागत कारण भी थे। परंपरागत कारण कैसे थे? जैसे इस विद्रोह में क्या हुआ कि आधुनिक विचारधारा और गतिशील विचारधारा पर आधारित नहीं थी कौन सी, भारतीय लोग, जिसकी वजह से माना गया कि ये एक परंपरागत ही पुरानी सोच पर ही चलते रहे जैसे चलना था इन्हें। इसने ना कोई स्पष्ट कार्यक्रम हुआ, ना कोई विचारधारा रखी, ना ही किसी को ये पता था कि ये करना है। बहुत सारे क्षेत्रों को तो ये भी नहीं पता था कि हाँ इस तरीके से क्रांति भी होगी, क्योंकि सीमित क्षेत्र हो गया इसकी वजह से।
ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था, जैसे विद्रोही था, विद्रोही के पास ना तो कोई भावी भविष्य था और ना ही अंग्रेज़ों को भारत से हटाने की कोई विचारधारा थी, ये भी एक कारण माना गया। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि ब्रिटिश मुक्त भारत की कोई स्वतंत्र राजनीति नहीं थी और ना ही उन्हें यह पता था कि जो भारत का भविष्य होगा वो कैसा स्वरूप होगा, किस तरीके की सामाजिक होगी, राजनीतिक होगी, या फिर आर्थिक प्रशासनिक किस तरीके से लागू किया जाएगा भारत में, किस प्रकार से हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी कोई भी रणनीति नहीं रखी गई थी जिस टाइम ये 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी। और इस 1857 ईस्वी क्रांति में जितने भी नेता उभरे थे, नाना साहेब तात्या टोपे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, हजरत महल, बख्त खां, ये इस तरीके से जितने भी ये नेता उभरे, ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग थे। अब अलग अलग कैसे थे, जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे झांसी की रानी थी, उसका पुत्र के लिए राज्य चाहिए था, किसानों को खोई हुई ज़मीन चाहिए थी, जिसकी वजह से यहाँ पे झांसी उनसे हड़प ली गई थी, किसानों से उनकी भूमि हड़प ली गई थी, ये किसान इसलिए इस आंदोलन में आए। दूसरी बात, उनसे लगान लेने लगे थे, जब उनके पास यहाँ पे पैदावार उत्पादन ही नहीं होगा तो फिर वो लगान कहाँ से देंगे। फिर उसके बाद जो किसान थे वो महाजन और सूदखोरों के चंगुल में फंसते चले गए। ब्याज से मुक्ति चाहिए थी उन्हें, क्योंकि उनका ब्याज बढ़ता चला गया, जो कि ख़त्म नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, सैनिकों को अच्छा वेतन नहीं देते थे, उन्हें धर्म का पालन करने की अनुमति नहीं थी, कि वो जो जाट लोग थे, हिंदू धर्म के थे, वो मूछें नहीं रख सकते थे, पगड़ी नहीं पहन सकते थे, पंजाबी लोग को अपने साथ कोई भी ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से सैनिक लोग ही इस युद्ध में इसलिए आए। ठीक है। और इसीलिए माना जाता है कि जो 1857 ईस्वी की क्रांति थी, उनके पास ही कुछ ऐसी विचारधारा ही नहीं थी कि उन्हें किस तरीके से अपना समाज डेवलप करना है, किस तरीके से प्रशासनिक होगा, शिक्षा में क्या करना है, कुछ नहीं था। सिर्फ अलग अलग क्षेत्र के लोग थे, अलग अलग समस्याओं से पीड़ित थे, सभी ने मिलकर, फिर जितने क्षेत्र थे सभी ने मिलकर इस युद्ध को क्या दिया, अंजाम दिया, जो कि असफल रहा। ठीक है। इससे रिलेटेड आप लोगों के इतने ही क्वेश्चन थे। बीच में जब आप लोग के एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करे जाएंगे हिस्ट्री के, आप लोगों के इसमें प्राचीन भारत भी होगा, मध्यकालीन भारत भी होगा और आपका आधुनिक भारत भी होगा। उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन या जो भी आप लोगों का बीच में छूट गया है या फिर नहीं याद रहा आप लोगों को बताना, वो सारे आप लोगों के एमसीक्यू क्वेश्चन में विद डिटेल जब हम आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करवा देंगे। ठीक है। अब महत्वपूर्ण टॉपिक आपके पास क्या है, कुछ ऐसे विद्रोह हैं, यहाँ पे आंदोलन है, विद्रोह है, जैसे सन्यासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, नील आंदोलन, इनके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, जिससे ये जो आप लोगों के 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं वहाँ से आप लोगों के गलत ना हो। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ है आपकी कुछ विद्रोह भी है और ये कुछ आंदोलन भी है। उसके बाद आपको इनका पता होना चाहिए कि कौन सा नेता था और ये वर्ष यानी कि कब ये हुए। जैसे सबसे पहले कहाँ कौन सा है, सन्यासी विद्रोह, जो आपने सबसे ज़्यादा पढ़ा होगा, ये सन्यासी विद्रोह। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका नेता कौन था, केना सरकार, केना सरकार। और ये कब हुआ था, 1763 ईस्वी से लेकर 1800 तक। ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों से पूछेगा, नेता बहुत कम पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि ये विद्रोह है, कौन सन्यासी विद्रोह है, ये कब स्टार्ट हुआ था और कब से कब चला था, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। ठीक है। उसके बाद कौन सा है, रामोसी विद्रोह। अब ये रामोसी विद्रोह के नेता कौन थे, चित्तर सिंह, इसके ये विद्रोह के नेता थे। और ये कब हुआ था, 1822 से लेकर 1829 ईस्वी तक ये हुआ था। पहला विद्रोह क्या था, ये मत पढ़िएगा कि पहला है, दूसरा है, ये कब हुआ, ये कब हुआ। जो चीज़ इम्पोर्टेंट होगी वो ही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है।
अब बस आप लोग इतना देखिएगा कि जो आपके विद्रोह हैं, आंदोलन है, उनका वर्ष का पता होना चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट नेता है वही सिर्फ नेता बता रहे हैं, ताकि आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। बहुत सारे नेता हैं, एक एक युद्ध में आप लोगों के 2 या 3 नेता आप लोगों के यहाँ मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन, अब इसका कौन था, टीटू मीर, इसका नेता था टीटू मीर। 1831 ईस्वी में ये हुआ था युद्ध। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है सिर्फ उतनी चीज़ें पढ़िए। हिस्ट्री इतनी ज़्यादा है, इतनी उसमें सन है, आप लोग इसीलिए तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप लोगों को इतनी सारी सन भी याद करनी पड़ेगी, वर्ष याद करने पड़ेंगे, डेट भी याद करनी पड़ेगी, जो आप लोगों की याद होगी नहीं। तो इसलिए वही चीज़ पढ़िए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये कुछ ऐसे आंदोलन है, आंदोलन बहुत सारे, कम से कम आप लोगों के 30 से 40 ऐसे आंदोलन हैं जो आप लोग के हुए थे, जो कि याद होने वाले नहीं हैं। तो इसलिए सारे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पढ़िएगा जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में भागे हैं, या फिर एक दो ऐसा होता है जो नया होता है, इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का कौन सा आता है, खासी विद्रोह। खासी विद्रोह, अब ये खासी विद्रोह कब, इसके नेता कौन थे, तीरथ सिंह। तीरथ सिंह इसके नेता थे, और 1833 ईस्वी में ये हुआ था। ये तो आप लोगों को पता होगा, इतने सारे युद्ध तो कोई भी याद नहीं कर सकता है, एग्जामिनर को भी नहीं पता होगा इतने सारे युद्ध होते हुए थे, कब हुए थे, कौन इसके नेता थे। तो इसलिए वो भी वही चीज़ पूछते हैं जो किसी न किसी कारणवश इंपॉर्टेंट रही होती है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, फराजी। फराजी आंदोलन, अब ये फराजी आंदोलन के नेता कौन थे, सरियतुल्ला। और ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1839 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। इसके नेता थे सरियतुल्ला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा आप लोगों के ये जो विद्रोह हैं ये यूपी पीसीएस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जितने भी आपके यूपी पीसीएस के पेपर होते हैं हर साल, उसमें इस तरीके का 1 या 2 विद्रोह जरूर आते हैं। या तो आप लोगों से पूछ लेगा इनमें से कौन सा सही है, या फिर ऐसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा गलत है, या फिर ऐसा पूछ लेगा कि मिलान कीजिएगा एक दूसरे के साथ, जैसे मैच अप बताते हैं, इस तरीके से पूछ लेगा। उसके बाद है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह तो अभी आप लोगों का जो आरओ का भी एग्ज़ाम होता है, संथाल विद्रोह उसमें भी आता है, प्री आरओ के प्री में भी आया हुआ है, मेंस में भी आया हुआ है संथाल विद्रोह। आप लोगों के यहाँ तक बीएड में भी संथाल विद्रोह पूछा गया था, जब आप लोगों का बीएड का एंट्रेंस होता उसमें भी ये पूछा गया था संथाल विद्रोह। और उसके कब पूछा गया था, किसी में इसकी सन पूछ लेते हैं और किसी में इसके नेता पूछ लेते हैं। नेता कौन है इसके, सिद्धू कान्नू। और ये कब हुआ था, 1855 से लेकर 1857 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट कौन सा है, मुंडा। मुंडा विद्रोह, जितना हो सके उतना आप लाइक भी कीजिएगा, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से पढ़ाया सके। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, उस चीज़ को सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पे और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा, और भी अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ाएंगे जितना पॉसिबल हो सकेगा। लेकिन आप लोगों को ना तो वीडियो शेयर कर रहे हैं, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हो। ठीक है, मुंडा विद्रोह कब हुआ था, मुंडा विद्रोह के पहले नेता कौन थे, बिरसा मुंडा। अब आप ये सोच रहे होंगे मुंडा विद्रोह तो उसी के नाम से याद हो जाएगा। आप लोग से क्वेश्चन ही ऐसे पूछे जाते हैं कि मुंडा विद्रोह कब होते हैं, उसमें आपके मुंडा हटा दिया जाएगा और बिरसा पूछ लिया जाएगा। इसलिए ये चीज़ें मत कीजिएगा। 1899 से लेकर 1900 तक ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, उसके बाद सिर्फ ज़्यादा नहीं है, 1 या 2 ही विद्रोह ऐसे हैं जो आप लोगों को पढ़ने
इम्पोर्टेंट है। जैसे कूका आंदोलन, कूका आंदोलन, कूका आंदोलन के नेता कौन थे? जवाहरमल। ठीक है, और ये कब हुआ था? इसकी कोई डेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कब शुरू हुआ, कब नहीं हुआ, इसके बारे में आज तक क्वेश्चन में ही नहीं पूछा गया, और ना ही इसकी बुक में ज़्यादातर आप लोगों को इसकी डेट मिलेगी। तो इसलिए इसकी कोई डेट ही नहीं है, ये कभी भी शुरू हो गया था। ठीक है, सिर्फ इसके नेता पूछे जाते हैं कि इसके नेता कौन थे कूका विद्रोह के। कूका आंदोलन जब ये होता है, इसके सिर्फ नेता पूछे जा सकते हैं, और नेता का नाम क्या है? जवाहरमल। ठीक है, उसके बाद एक और विद्रोह है, विद्रोह का नाम क्या है? ताना भगत आंदोलन। ये आंदोलन है ताना भगत आंदोलन। अब इसके नेता कौन है ताना भगत के? जत्रा भगत। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1914 ईस्वी में। जत्रा भगत है ये, 1914 ईस्वी में ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, एक और विद्रोह ऐसा ही है, उसका नाम क्या है? नील आंदोलन, जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। नील आंदोलन क्या था? ये था यहाँ पे दिगंबर, ये दो भाई थे यहाँ पे दिगंबर, और ये कब हुआ था? 1899 से लेकर 1900 तक। ठीक है, ये आप लोगों के कुछ ऐसे थे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आंदोलन थे, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनकी डेट याद रहे या ना रहे, लेकिन इनके नेता ज़रूर पूछे जाते हैं आपसे। जैसे जवाहरमल, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, आपसे इसकी सन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। किसकी? संथाल विद्रोह की। ये इम्पोर्टेंट है। सन्यासी विद्रोह के नेता पूछ ले जाते हैं, सन भी पूछ ले जाती हैं। रामोसी पूछ ले जाता है, वहाबी आंदोलन, इसके नेता ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं आपकी सन की अपेक्षा। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों को याद रखिएगा, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कौन सा टॉपिक। अब हम करते हैं भारतीय राष्ट्रीय क्या कांग्रेस। अब इनके हम बात करेंगे अधिवेशन, पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन। पहले अधिवेशन में क्या इंपॉर्टेंट थी, कौन इसके थे। अब ये कोई पहले तो इसके बारे में नॉर्मल चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? कांग्रेस का संस्थापक कौन था? संस्थापक थे A.O. ह्यूम। इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, क्योंकि ये नाम आपसे पूछा हुआ है पूरा। ठीक है, कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीच में भी बताएंगे, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नोट करनी चाहिए। सबसे पहले क्या था कि प्रथम अधिवेशन यानी प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके थे W.C. बनर्जी। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म भी आते हैं, और कभी कभी इसका नाम आ जाता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये इसका पूरा नाम है। W.C. बनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आपको W.C. बनर्जी नहीं मिला तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ज़रूर मिलेगा। उसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि जो कांग्रेस शब्द था, जो आपका कांग्रेस शब्द आया, ये कहाँ से आया। अब आप लोगों ने ये चीज़ बहुत कम पढ़ी होगी, जो कांग्रेस शब्द है वो कहाँ से आया, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, और इतनी ज़्यादा डीपली आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। क्योंकि आपके पास जितने आपने चैनल पढ़े होंगे, चैनल भी पढ़े होंगे, उसके साथ बुक्स भी पढ़नी पड़ती है, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको चैनल पढ़ने की ज़रूरत है। इसीलिए आप पूरी कंप्लीट वीडियो देखिएगा, तब आप लोगों की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब आप ये सोचिएगा कि कांग्रेस शब्द कहाँ से आता? ये आया था USA से, उत्तरी अमेरिका से, और इसका शाब्दिक अर्थ था लोगों का समूह। ये इसका शाब्दिक अर्थ था लोगों का समूह।
ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 1887 क्रांति की असफलता के कारण, फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट कर दिए जाएंगे आपके अधिवेशन। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आप लोगों के लिए ही बेनिफिट्स हैं, क्योंकि आपको फिर और चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो आपकी हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो। फिर उसके बाद जो करंट अफेयर कराई जाएगी वो भी आप लोग से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों को यहाँ से ना पढ़ाया गया हो। ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को सारे आंदोलन पढ़ाए जाएंगे। फिर उसके बाद उदारवादी, कांग्रेसवादी, आप लोगों का गांधीवादी जो युग आता है वो भी आप लोगों को यहाँ पे कराएंगे। लेकिन आप लोग इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। ठीक है। और आराम से पढ़िएगा, घर पे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, जितना हो सके दूसरों से दूर रहिएगा और अपने मास्क वगैरह यूज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सेफ़ रहेंगे तभी पढ़ेंगे तो फिर आपको एग्ज़ाम भी तभी दे पाएंगे।